नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखो यार, आज हम एक और नए चैप्टर की मुंह दिखाई करने जा रहे हैं। एक और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करेंगे। तो ये चैप्टर है भारत के विदेश संबंध। ये देखो, दूसरी बुक का चौथा चैप्टर है। हमने पहली बुक से बहुत सारे चैप्टर कर लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक दूसरे बुक का भी थोड़ा बहुत रेफरेंस इंडिया के बारे में भी पढ़ ले, क्योंकि दुनिया के बारे में तो हम पढ़ ही रहते हैं। अब थोड़ा अपने प्यारे भारत के बारे में भी तो जानना ज़रूरी है ना, इस देश में रहते हैं तो इसलिए मैंने सोचा दूसरी बुक की शुरुआत करते हैं। तो आज पढ़ेंगे भारत के विदेश संबंध। देखो यार, इसमें बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस चैप्टर से तो ज़रूर बनेगा। और भारत के विदेश नीति कह लो या भारत के विदेश संबंध, इससे हर बार क्वेश्चन बनते ही है, इस बार भी बनेंगे। और बेसिकली जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे वो सब तो मैं आपको बताते ही जाऊँगा। और ये सब चैप्टर यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सबसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो और कहाँ से बनेंगे। तो इसलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। इसलिए मैंने इस चैप्टर के थोड़े से एमसीक्यू ज़्यादा हैं, अराउंड 45 एमसीक्यू हैं। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आपको प्रोडक्टिविटी भी उतना ही मिलेगा और फल भी इतना ही ज़्यादा मिलेगा। और जितना अच्छे से पढ़ोगे, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है यार, मैनेज कर लेना। और बेसिकली आप अगर यहाँ पे टाइम लगा भी रहे हो तो ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है और आप पढ़ाई के लिए टाइम लगा रहे हो। तो जैसा कि मैंने कहा यार, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। वैसे तो मूवीज़ देख लेते हो 3-3 घंटे के, तब बोर नहीं होते। तो बट यहाँ पे अगर बोरिंग हो तो यार थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आप कहीं पे भी बोर ना हो, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। बाकी इस चैनल पे आओ तो कुछ तो अलग मिलेगा ही आपको। चैनल तो आप अगर आप पहले से वीडियोस देख रहे आओगे तो पता चल जाएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है और किस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में होता है। बाकी अगर कुछ और आपको एडवाइस वगैरह देनी तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बना रखा है, जाके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। खैर, चैप्टर शुरुआत करते हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और क्वेश्चन भी ज़्यादा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम करेंगे। जहाँ पे भी दिक्कत हो तो जैसे कि मैंने कहा बता सकते हो आप। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार, पंडित नेहरू द्वारा अपनाई गई विदेश नीति का एक तत्व है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, भारत के पहले प्रधानमंत्री तो आपको पता है, लेकिन भारत के पहले विदेश मंत्री की अगर कभी भी बात होगी तो भारत के पहले विदेश मंत्री आपको पता होना चाहिए कि हमारे नेहरू जी हैं। ठीक है, वही प्रधानमंत्री भी थे, वही विदेश मंत्री भी थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो उन्हीं का लिखा है कि पंडित नेहरू द्वारा अपनाई गई विदेश नीति का एक तत्व है पंचशील, गुटनिरपेक्ष, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध या उपरोक्त सभी। तो आपको इसका आंसर लिखना है यार, उपरोक्त सभी, क्योंकि हम ये हर चीज़ को मानते हैं और हमारे भी है कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे साथ वो चीज़ें हो चुकी है। गुटनिरपेक्ष हमने शुरू से ही अपनाया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन याद करो, हमारा इसमें मेन रोल था। अब पंचशील, पंचशील एग्रीमेंट भी हमने साइन किया। किसके साथ किया है ये आपको मैंने पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, लेटेस्ट वाली, उसमें चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। भारत की विदेश नीति का निर्धारित करने वाले तत्व है संवैधानिक आधार, भौगोलिक तत्व, राष्ट्रीय हित या उपरोक्त सभी। देखो, राष्ट्रीय हित तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम अपना हित देखेंगे ना, कोई भी देश देखता है तो ऐसे ही हम भी देखेंगे। संवैधानिक आधार, भौगोलिक तत्व या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी यार उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि दो चीज़ें तो हम देखेंगे, भौगोलिक तत्व भी देखते हैं, मतलब कि जोग्राफिकली हमारा सूट कर रहा है कि नहीं वो चीज़। भारत चीन युद्ध कब हुआ? सो इजी, 1962। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के मध्य की रेखा जो है, उसका निर्धारण कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1914, 15, 20 या 24 में? तो इसका आंसर जो है आप मेरे को कमेंट में बताओगे। थोड़ा डिफिकल्ट है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले सर्च करो और फिर मेरे को बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने पंचशील के सिद्धांतों का निर्धारण किया? किसने बनाया था भाई पंचशील एग्रीमेंट? सिंपल ये पूछ रहे कि जब पंचशील एग्रीमेंट बना तो कुछ सिद्धांत रहे होंगे, कुछ हमने आपस में कुछ रूल्स बनाए होंगे कि भाई तू ये रूल नहीं तोड़ेगा, मैं ये रूल नहीं तोड़ूंगा, जिस दिन तोड़ा तो मैं तुझे तोड़ दूंगा। ये वाली बातें हुई होंगी, या फिर हमने एक एग्रीमेंट किया था कि हम इन सब बातों पे एग्री कर रहे हैं। एग्रीमेंट मतलब ही होता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे आप एग्री होते हो। तो भारत में से किसने पंचशील के सिद्धांतों का निर्धारण किया? किसने साइन किया था? किसने हामी भरी थी कि हम ये सब टर्म्स एंड कंडीशन मानते हैं? इंदिरा गांधी? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बिल्कुल नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू? देखते हैं। सरदार पटेल? ये भी। अब सी और डी में से ज़्यादा कंफ्यूजन अगर बच्चों को हो रही है तो भाई इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। कहा ना, विदेश मंत्री है तो सारे मैटर यही डील करेंगे ना, जो भी बाहर के देशों के साथ होगा। वैसे पंचशील एग्रीमेंट या पंचशील समझौता जो है किसके मध्य हुआ था? भारत और कौन सा देश था? पाकिस्तान या चाइना?
ये आपको पता होना चाहिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहा हूँ यार मैं आपसे, ताकि को रिवाइज होती रही वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। पंचशील के कितने सिद्धांत हैं? शायद पता नहीं टीचर ने आपको बताया नहीं बताया, लेकिन जब ये शब्द आप देखोगे तो इसमें पंचशील, पांच शील, पंच मतलब ही होता है पांच। पंच परमेश्वर सुना होगा आपने, और पंचशिला सुना होगा। पंच पंच मतलब होता ही है पांच, तो इसलिए इसके पांच सिद्धांत थे, ये बात पता होनी चाहिए आपको। शब्द में ही छुपा है उसका राज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1965 में किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच। सो इजी क्वेश्चन, राइट ना? खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें भी अब क्या सोचना हमें कि इसका जो होगा भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किस वर्ष में हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ताशकंद समझौता किस वर्ष में हुआ? ये तो समझ आ गया किन के बीच हुआ, लेकिन किस वर्ष में हुआ? 1966, युद्ध के बाद हुआ था। और यही वो समझौता था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मारे गए। कौन से प्रधानमंत्री? याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। याद आ रहा है तो यार मुझे भी थोड़ा याद दिलाओ ना कमेंट बॉक्स में। याद दिलाओ इन द सेंस ये नहीं कि मुझे आता नहीं है, मुझे आता है, बट मैं आपको चेक कर रहा हूँ कि आपको पता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी यार चेक कर रहा हूँ तो बुरा तो नहीं मान रहे ना कि ये क्या आप चेक कर रहे हो? चेक इन द सेंस कि आपका रिवीजन करा रहा हूँ यार, सिंपल सी बात है। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद नए देशों का जन्म हुआ। नए देश का जन्म हुआ, देशों का नहीं। कौन सा देश था? बहुत ही सिंपल है यार, हमने पढ़ रखा है। समकालीन दक्षिण एशिया वाले चैप्टर में है, बाकी उसकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, उस पर भी हम पढ़ लेंगे। वैसे बांग्लादेश का आपको पता होगा। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? याद आ रहा होगा, ये पाकिस्तान का था तो इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ठीक है। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? देखो शिमला ताशकंद दोनों ही भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था, ये बात पता होनी चाहिए। शिमला समझौता किस वर्ष में हुआ? ये बढ़िया क्वेश्चन है। शिमला समझौता किस वर्ष में हुआ? अब देखो ताशकंद मैंने बताया, अब एक आप बताओगे कि शिमला समझौता किस वर्ष में हुआ। ये हुआ था हमारा 1971, 72, 65 या फिर 66। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका जवाब मिल जाना चाहिए शायद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सीरियस लोगे इस वाले क्वेश्चन को। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत इजी भी है कि वो कब से लेके कब तक रहे। तो 1947 से 50, 1947 से 62, 1947 से 64, या फिर 1947 से हमारा 1971। तो देखो यार इसका सही आंसर जो है डेटा वाला है, तो डेट लर्न करा होगा तो आता होगा इसका। 1947 से 64 के बीच में रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये सी, निम्न। और बाकी इसके बाद कौन आए? इसके बाद आए हमारे प्यारे लाल बहादुर शास्त्री, जो रेल मंत्री भी रहे थे। ये सब बातें आपको पता होगी, नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन करो यार, इस पर वीडियो आ जाएगी जल्दी। निम्न में से किसके सुझाव पर कश्मीर का विभाजन किया गया? किसके सुझाव पर, कौन था जिसने कश्मीर का विभाजन करवा दिया? MC नाहन, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, माउंटबेटन। सिंपल सा क्वेश्चन है यार इसका, माउंटबेटन। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी वीडियो देख लिया तो सीख लो, जो भी इंपॉर्टेंट है उसे लिखते चलो ताकि याद होता रहे। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1974। दूसरा कब किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया यार, मैं सोच रहा था कमेंट सेक्शन में आपको बताओ। किस्मत आप लोगों की काफ़ी अच्छी है यार, किस्मत तो अच्छी है ही। आप लोग इस चैनल से जुड़े, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है। किस्मत अच्छी है तो मैं चाहता हूँ आपकी किस्मत आगे तक अच्छी रहे, रिजल्ट में भी अच्छा इम्पैक्ट आए, रिजल्ट भी अच्छा स्कोर बने, ताकि एक अच्छे विश्वविद्यालय में या फिर किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है वो भी स्मूथली। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते कि भारत का तृतीय परमाणु परीक्षण कब किया गया? सिंपल यार, 1998 पोखरण में जो हुआ था। मूवी देखी है ना परमाणु वाली, जो एक वो है पोखरण, तो पता होगा आपको। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, ओहो इतने कड़े शब्द, प्रतिपादन। बट कोई नहीं, हमें मेन क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन कब किया गया था। सिंपल सी बात है कि कब सिद्धांतों को रखा गया था, कब एग्रीमेंट हुआ था। तो 1994। ठीक है, भारत और चीन के मध्य हुआ था, ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की भारतीय विदेश नीति पर सबसे अधिक प्रभाव किस नेता का पड़ा है? सिंपल सी बात है यार, महात्मा गांधी तो जीवित ही नहीं थे, मर गए थे ना। इंदिरा गांधी कभी नहीं रहा है, राजीव गांधी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू।
देखो इन्होंने जो मैंने ऑप्शन बनाए एक और चीज़ समझाने के लिए आपको बनाए थे, इसलिए मैंने ऑप्शन डाला। इसका वैसे सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये हमारे पहले विदेश मंत्री थे। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के बेटे हैं राजीव गांधी, ठीक है, और इनके बेटे हैं राहुल गांधी। तो ये एक साइकिल चलती है, और भी बेटे हैं वैसे तो, बट ऐसे अगर समझोगे, अभी जो आप जानते हो, नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की दादी कौन हुई? इंदिरा गांधी। और परदादा कौन हुए? महान पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, महान क्यों? क्योंकि पहले प्रधानमंत्री थे और बहुत कुछ इन्होंने किया है, अच्छे काम भी किए हैं और कुछ गलत काम भी किए हैं देश के, जिसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, देखो हर चीज़ में कुछ अच्छाई बुराई तो होती है। तो भाई तभी अच्छाई बुराई से मुझे एक चीज़ याद आई, आपको मेरे चैनल पे ऐसी क्या अच्छाई लगती है जो आप वीडियो देखते हो या फिर आप दूसरों को रेकमेंड करते हो? एक बार मुझे भी बताओ कि मेरी अच्छाई क्या है, और अगर मन हो तो बुराई भी बता देना, मैं दिल से बुरा नहीं मानूंगा, मैं उसे एज अ फीडबैक लूँगा। तो चलो एक यही काम करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ यार मेरी क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। बुराई सुन के मुझे अच्छा लगेगा ज़्यादा, क्योंकि मैं उस पर काम करूँगा और उस बुराई को भी अच्छाई बना लूँगा। ठीक है, तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश नहीं है, पाकिस्तान है भाई, ऑफ कोर्स ही बात है, आए दिन दंगे फसाद होते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, इटली। इटली, वाह, इटली कहाँ से हो गया? तो इसका सही आंसर होगा इटली। ठीक है, श्रीलंका भी पड़ोसी ही मानेंगे ना। हाँ, बाउंड्री नहीं चिपकी हुई है बट है तो पड़ोसी देश ही। तो इसका 19 का आंसर हो जाएगा डी। बांडुंग में एफ्रो एशियाई देशों का सम्मेलन कब हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। ये सब मैं इंपॉर्टेंट की नहीं नज़र में मानते, क्योंकि इसके सिंपल है, कोई भी बच्चा जवाब दे देगा इटली नहीं है भारत का। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं का बता रहा हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट है तो मेरे शब्द ही मेरे बाण हैं, याद रखना, ये सब जो बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आ गए पेपर में तो बाद में बुरा फील करोगे कि यार भैया ने कहा था, काश पढ़ लिया होता तो आज इस क्वेश्चन के मार्क्स दे के 5 मार्क्स मिल जाते। बट वैसी नौबत ना आए इसलिए मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ वो आ नहीं सकते, आने को कुछ भी आ सकते हैं। मैं पेपर डिज़ाइन नहीं करता हूँ भाई, अगर मैं पेपर डिज़ाइन करता तो आपको पढ़ा थोड़ी रहा होता, और अगर पढ़ाता तो लोग मेरे पे लांछन लगा देते। ठीक है, कि आप जो है दूसरों को बता रहे हो क्वेश्चन पेपर पैटर्न सब कुछ, या फिर क्वेश्चन ही डायरेक्ट बता रहे हो। खैर हंसी मजाक, बात करते हैं क्वेश्चन पे कि बैंडुंग में एफ्रो एशियाई देशों का सम्मेलन कब हुआ? 1952 में, 54 में, 55 में या 65 में? ठीक है, तो इसका आंसर जो है यार काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इजी भी है, कि 52 में हुआ है, 54 में हुआ है, 55 में है। देखो 65 में तो नहीं हुआ है, 52 में भी नहीं हुआ है, 54 और 55 में हुआ है। इन दोनों में से मैं कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप खुद ढूंढो इसका जवाब दो। तो बहुत देर से अभी एक भी क्वेश्चन नहीं बोला आपको, अभी एक बोल देता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्माता माने जाते हैं, यार घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कारगिल संघर्ष, कारगिल युद्ध की बात हो रही है, वही संघर्ष कह देते हैं ये लोग। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो बहुत लोग, कम लोगों को पता होते हैं, कुछ तो टीचरों को भी नहीं पता होते हैं, क्योंकि ये डिटेल के क्वेश्चन है, तो इन सबको आपको लर्न करके जाना है। अगर CUT ने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, फंसा दिया ना, तो जो ये सब क्वेश्चन जानता होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं जिसके टीचर ने पढ़ाया होगा, वो टॉप कर जाएगा, उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और स्कोर बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मैं कमेंट सेक्शन में नहीं कहूँगा इसका बताने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद बता के जाता हूँ। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा, ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन शांति, या ऑपरेशन विजय, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है ऑपरेशन विजय। नाम देखो, ऑपरेशन विजय, कि हम विजय की तलाश में निकले और ये ऑपरेशन विजय के प्राप्त करने के लिए। तो हमने विजय प्राप्त भी की, कारगिल युद्ध में हम जीते ना। कारगिल युद्ध हुआ किसके? भारत पाकिस्तान के भी, तो ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बाकी कारगिल वॉर के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो और भी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है? गुट निरपेक्ष से तात्पर्य है, हाँ अभी तक बहुत बच्चों को यही नहीं पता कि गुट निरपेक्ष होता क्या है। यही होता है जब चीज़ें रटी जाती है और जब चीज़ें पढ़ी जाती है। यार मेरे को उन बच्चों पे तरस आता है, देखो उन बच्चों की भी गलती नहीं है, कई बार टीचर ही ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। और अगर किसी ऐसे स्कूल में, या फिर बहुत से कई बार अच्छे अच्छे स्कूल के भी, प्राइवेट स्कूल के भी, इनफैक्ट गवर्नमेंट के भी, दोनों की ही ऐसे टीचर होते हैं, आके टाइम पास करके निकल जाते हैं।
मुझे समझ नहीं आता, फिर मेरे को उन बच्चों के लिए बुरा लगता है। इसलिए तो मैंने ये चैनल खोला आप लोगों की मदद के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से टीचर ऐसे हैं टाइम पास करके निकल जाते हैं और आपका फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं, और वो फ्यूचर बर्बाद होता देख मैं नहीं, ऐसा मैं देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि आपकी मदद हो। बाकी हर एक टॉपिक, हर एक शब्द मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज जो पढ़ रहे हो ना, अगर कल कोई ज़रूरत पड़ जाए किसी और छोटे भाई बहन को पढ़ाने की, तो आपको डर ना लगे यार ये क्या पढ़ रखा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या लिखा है। वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ मैं, ताकि आप शायद कल की किसी और की मदद कर सको, और खुद की मदद तो आपकी होगी ही अगर ढंग से पढ़ोगे तो। बात करते हैं गुट निरपेक्ष। देखो शब्द का मतलब समझो पहले, टीचर ने बताया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो मैं हूँ आपके साथ बताने के लिए। देखो गुट मतलब क्या होता है, बहुत बार सुना होगा गुटबाजी करते हैं ये लोग, अलग अलग गुट में बढ़ चुके हैं। गुट मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। स्कूल में लड़ाई की होगी ना, या देखी तो होगी ज़रूर, अगर की नहीं होगी, कि ग्रुप में बढ़ जाते हैं कि हाँ तूने मुझे मारा, देख मैं बुला के लाता हूँ, जिसे भी बुला के, ग्रुप को बुला के लाते, तो वो होता है गुटबाजी। निरपेक्ष, निरपेक्षता, निरपेक्ष को समझो, ता ऐसे ही लगा है, ठीक है। निरपेक्ष मतलब होता है कि किसी के पक्ष में ना रहना, आप एकदम न्यूट्रल हो। इंग्लिश में बोले तो न्यूट्रल, न्यूट्रल समझते हो ना इधर की साइड ना उधर की साइड, वो किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं निरपेक्ष। अब चाहे कोई सही हो गलत हो, मैं भाई इन सब चीज़ों से दूर रहूँगा, मैं नहीं बताऊँगा कि कौन सही था कौन गलत था, उसे कहते हैं निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्षता मतलब होता है कि दोनों गुटों से अलग होना। अब यहाँ पे कौन से गुट की बात हो रही है, स्कूल की लड़ाई वाली जो ग्रुप होता है उसकी बात हो रही है? बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ पे वो बात हो रही है जो वर्ल्ड के लेवल पे, जो हमारे शीत युद्ध के दौरान जो दो गुट बटे हुए थे, एक था सोवियत संघ और एक था हमारा अमेरिका, इन दोनों गुट से अलग होने की बात करता है। तो इसलिए इसका मतलब ये होता है कि दोनों गुट से अलग होना, और भारत ने ऐसा अपनाया भी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होगा। देखो अलगाववाद, तटस्थीकरण, शीत युद्ध से पृथ्वीकरण, या तटस्थता, ठीक है, ये दोनों लगभग सेम ही है। अलगाववाद मतलब होता है कि हमें मतलब ही नहीं है, बिल्कुल साइड हो जाना भाई, कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस जगह से ही निकल जाना, वो हमने नहीं किया था, हमने अलगाववाद नहीं किया था। हम समझ रहे थे, हर चीज़ देख रहे थे कि क्या हो रहा है। स्कूल में देखते होंगे जब दो बच्चों के बीच में लड़ाई होती है तो देखता हर कोई है, तो वो अलगाववाद नहीं होता। और जो कमरे से बाहर निकल जाए डर के, या फिर वो देखना ना चाहते हो, तो उसे अलगाववाद कहेंगे। अब बाकी आप ये बताना, आप अलगाववाद वालों में से हो या फिर तटस्थता वालों में से हो, मतलब कि आप जाके बस देखते हो लेकिन किसी का पक्ष नहीं लेते हो। तो इसका आंसर जो होगा आपका तटस्थीकरण होगा, मतलब कि हम देख सब कुछ रहे थे, समझ हर चीज़ रहे थे, हम भाग नहीं गए थे, अलगाव नहीं हो गया था, लेकिन हम किसी का भी साथ नहीं दे रहे थे। ये होता है गुटनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन थे। तो सिंपल सी बात है यार, नेहरू जी। नेहरू जी का नाम ही इतना है, हर जगह चमक रहा है, देख रहे हो अभी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यार थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा हमें, और जहाँ जहाँ पे होगी दिक्कत तो वहाँ पे डिटेल में हम बताएंगे भी, ठीक है, समझेंगे भी अच्छे से। मैकमोहन रेखा का संबंध केंद्र, अभी पढ़ा हमने, मैकमोहन भारत चीन के मध्य की, ठीक है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। लाहौर घोषणा कब हुई, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आपको लग सकता है, इसलिए इसको लर्न करके जाना कि लाहौर घोषणा कब हुई, ठीक है। तो इसका जो है आप ऐसे समझ सकते हो 1999 में। बाकी डिटेल में जानना है तो गूगल आपके पास है ही, और अगर नहीं आ रहा तो फिर भी आप यार कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का जल विवाद समझौता कब हुआ। तो इसका आंसर जो है, डेटाबेस क्वेश्चन है, डेटाबेस बहुत आते हैं, तो इसका होगा आपका 1996, फरक्का जल समझौता, फरक्का नदी का नाम है, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ करने वाले देश तथा उनके नेता थे, भारत श्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के जनरल नासिर, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, ये तीन जने और भी थे, ठीक है। तो टोटल 5 थे, बाकी ये 3 मेन थे, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। याद रखना भाई कौन कहाँ से था। मिस्र यानी मिस्र मतलब, देखो हिंदी मीडियम वाले में थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में घुस जाते हैं ना। मिस्र मतलब है यहाँ पे इजिप्ट, और युगोस्लाविया एक देश का नाम है, वहाँ है मार्शल टीटो। आके कोई नहीं, मैं हूँ तो आपके लिए हिंदी भी आसान बना दूंगा, ठीक है। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप किसी से कम नहीं हो, बल्कि आप उन सबसे आगे हो। और हिंदी शायद आपकी मातृभाषा हो, सबकी नहीं है, बट हिंदी मीडियम वालों के भी डर के नहीं रहना है, कोई भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। बट आपको एक सजेशन ये दूंगा कि यार धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ मूव करो, क्योंकि इंग्लिश का कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो सब तो आप जानते ही हो। तो कॉलेज में जाना तो कोशिश करना कि इंग्लिश से ही आप स्टार्ट करो। जानता हूँ थोड़ी बहुत दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, समझ नहीं आएगा, बट अडेप्ट करना पड़ेगा, चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी, वरना हिंदी मीडियम वालों की यार इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती है, और आगे चल के आपको मटेरियल भी नहीं मिलेगा,
और आगे चल के आपके पास आकाश भैया टाइप का कोई नहीं होगा ना जो आपको समझाए। वो ये थोड़ा क्या कहते हैं इमोशनल हो गया, इमोशन में मत बहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी तक गुटनिरपेक्ष संगठन की कितने शिखर सम्मेलन सम्मेलन मीटिंग होती है हो चुके हैं? 18, 14, 16, 17? ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट एक बार नज़र मान के चलो कि इसका क्या है, तो इसका यार आपका आंसर 18 है। बाकी कम ज़्यादा हो सकते हैं, अब ये सम्मेलन है शायद बढ़ चुके हो, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सिंपल सा आंसर है 1961 में। अब कहाँ हुआ था ये फिर से मैं दोबारा आपसे पूछने वाला था, लेकिन जब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र पड़ी ना, तो मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि ये पूछ रहा है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो यार मुझे ये थोड़ा सा अगला ही क्वेश्चन दिख गया कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यार सिंपल से इसका आंसर है बेलग्रेड में आपका पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। अब बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन मानव जाति की आस्था और भविष्य है, ये कथन किसका है? कथन वाले क्वेश्चन आने के कम चांसेस है, तो कथन पे ध्यान मत दो, और अगर आएंगे भी तो एक या दो आएंगे। आपको पेपर पैटर्न तो पता होंगे कि 50 क्वेश्चन आपके आएंगे जिसमें से सिर्फ 40 करने। तो अगर जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट 10 क्वेश्चन लगे छोड़ दो। और कथन वाले मैं कहूँगा कि यार ये डिफिकल्ट होते हैं, हमें सबके कथन याद नहीं रहते हैं, तो कथन वाला आप छोड़ सकते हो। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आए तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या पता आ जाए, हम इसके श्योर हो तो इसको टिक लगा के आएंगे। तो पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन मानव जाति की आस्था और भविष्य है, ये कथन किसका है? इंदिरा गांधी, मार्शल टीटो, इनमें से कोई नहीं, या जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इंदिरा गांधी तो भाई उस टाइम एक्टिव नहीं थी, तो हम कहेंगे उनका नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू या मार्शल टीटो? तो इसका आंसर होगा मार्शल टीटो। ठीक है, टीटो, मार्शल टीटो। सातवां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? ये सब थोड़ा लर्न कर लेना कि पहला, दूसरा, तीन तक कर लेना, फिर सातवां आठवां कर लेना थोड़ा, ताकि पता हो आपको। सातवां गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था भाई नई दिल्ली में। जो भी बच्चे दिल्ली के हैं खुश हो जाओ, यहीं पे हुआ था। भारत तथा चीन के मध्य तनाव का मुख्य कारण क्या है? जल का बंटवारा, घुसपैठ, सीमा पार आतंकवाद, सीमा विवाद। ये हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं, बट इसका आंसर है सीमा विवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कहता है कि भारतीय संसद पर आतंकी हमला कब हुआ? हाँ, भारतीय संसद पर एक बार हमला भी हुआ था। इसकी देखो स्टोरी पे समझोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट अभी के लिए सिर्फ डेट समझ लो। बाकी जानना है तो यार यूट्यूब पे या गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो। बाकी आपके, सच बताऊँ, आपके कोर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा कि किसने हमला किया, क्यों किया, ये वो। डेट पता रखो, बात खत्म। जो क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ इससे बाहर से आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बाकी मैं ये सिर्फ पॉल साइंस के लिए कह रहा हूँ। जीटी में भाई मुझे नहीं पता कहाँ से आ जाए, जीटी का सिलेबस बहुत अजीब सा है। तो जो जनरल टेस्ट दे रहा है उनको यहाँ से बेनिफिट तो मिलेगा ही, बाकी वो तो ज़रूर यार देखा करे और सर्च करके उसका आंसर, अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए जिन्हें नहीं पता है। कर भला तो हो भला, समझे सुने हो ना? ठीक है, वही बात है। तो भारतीय संसद पर आतंकी हमला कब हुआ? तो इसका आंसर जो होगा यार आपका 13 दिसंबर 2001। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है कि भारत में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परमाणु परीक्षण कब किया? सिंपल सी बात है, 1998 में, ये सब नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, मतलब गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या कितनी है, वो देश कितने हैं? तो इसका आपको बताना है कि 120, 122 है, 21 है, 25 है। ये देख के जाना है यार, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, आ सकता है। ठीक है, तो इसका जो होगा आपका आंसर 120, 122, 121, 125। थोड़ा सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर यार जहाँ तक है 120 होना चाहिए, बाकी कम ज़्यादा होगा तो वो तो आप देख ही सकते हो गूगल पे, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता ना, क्योंकि अब वो कम ज़्यादा होगा। आज जो है वो शायद 1 महीने बाद बदल जाए, कोई देश जुड़ जाए। महाकाली संधि, महाकाली, ठीक है, ये हमारे हिंदू धर्म में भी एक भगवान है महाकाली। संधि किन दो देशों के बीच हुई है? भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत चीन, या फिर? तो ऑप्शन की बात करें, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका या भारत चीन।
महाकाली संधि किन दो देशों के बीच हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब बच्चों को इस बारे में नहीं पता होता है। आप लोग लकी हो यार, आपको ये वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट समझो, अगर आ गए ना ये सब क्वेश्चन CUET में तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो महाकाली संधि किन दो देशों के बीच हुई? अभी समझ लो, अभी ही लर्न कर लो कि कब हुई थी और किसके साथ। तो ये हुई थी हमारा भारत और नेपाल के बीच। नेपाल को भारत की बेटी भी कहा जाता है। बेटी इसलिए क्योंकि हम हमेशा नेपाल के साथ हमारे अच्छे ही रिलेशन रहे, कुछ कुछ मामलों में ख़राब रहे हैं, थोड़ा सीमा विवाद है, नदी को लेकर है जदवल, बाकी हमने हमेशा से उसके साथ अच्छा रहा। और एक बात तो पता होगा ना, अगर आपका कोई दोस्त नेपाल से हो, जैसे आप लोग मजाक में नेपाली चुटा देते हो या फिर किसी जानते हो, तो यह बात पता होगी कि नेपाल और भारत में अगर आना जाना है तो वीज़ा या पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन है नेपाल के साथ, इसलिए बेटी कहा जाता है। तो ये भारत और नेपाल के बीच ही महाकाली संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जल्दी हमारे ख़त्म होने वाला है, टेंशन मत लो यार। ये कह रहा है कि भारत चीन सीमा एक जटिल प्रश्न था जो इतिहास की देन था, ये किसका कथन है? चाउ इन लाई, पंडित नेहरू, माओ तसे तुंग, सरदार पटेल। कथन वाले क्वेश्चन है, मैंने बता चुका हूँ कथन वाले को कैसे डील करना है और क्या कर सकते हो। बाकी इसका आंसर यार है चाउ इन लाई। चाइनीज़ नाम आ गया फिर से, ठीक है, तो चाइनीज़ नाम याद रखना है। दो तीन तो आपको याद रखने पड़ेंगे, मुझे भी याद है, तो आपको भी लर्न हो जाएंगे। चाउ इन लाई, शेंग दियांगपेंग, माओ जिदोंग, ठीक है, तो थोड़ा बहुत कर लेना। हमें बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्यंत कष्ट भोगना पड़ेगा, यह कथन किसका है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह कथन किसका है? श्री मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। किसका है ये? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका यार सिंपल सा है, उस टाइम इंदिरा गांधी एक्टिव थी, आपने देखा होगा, तो इंदिरा गांधी। देखा नहीं होगा आई थिंक, मतलब सुना होगा आप, तो वहाँ पे उस टाइम होगे भी नहीं जो देखा होगा। जब भी मैं ऐसा बोलूँ तो आप समझ जाया करो कि बुक में देखा होगा, कहीं गलत मतलब ना मत निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूटान और नेपाल पर कोई भी आक्रमण भारत पर आक्रमण माना जाएगा, यह कथन किसका है? श्रीमती इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, श्री राजा गोपालाचारी, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर है ये नेहरू जी का कहना है। सोच लो, इस लाइन से ही समझ आएगा कि हमारे लिए भूटान और नेपाल कितना मेन है। अगर भूटान नेपाल पे हमला किया तो भारत भाई तुम्हारे छक्के छोड़ा देगा और बहुत अच्छे से पीटेगा पकड़ के। तो ये बात किसने कही थी? नेहरू जी ने। क्या वर्तमान समय में नेपाल में लोकतंत्र पाया जाता है, हाँ या नहीं? क्या लगता है आपको? अपने जो भी नेपाल का दोस्त होगा उससे तो ज़रूर पूछना है इस बारे में। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे वर्तमान में अभी लोकतंत्र है या नहीं है। तो इसका आंसर होगा भाई हाँ, बिल्कुल लोकतंत्र है। उनकी भी अपनी कहानी है, पहले लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। अब राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे आया वो कहानी आपने बुक में पढ़ी होगी, या कह सकते हैं देखी होगी। और बाकी इसकी लंबी कहानी है, बट अभी हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि पाया जाता है कि नहीं। अब कब पाया गया, उसके बाद कब से शुरुआत हुई लोकतंत्र, ये एक छोटा सा काम यार कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसका एक डेट है, ठीक है, 2000 के बाद का ही डेट है। अब ये तो चलो एक क्लू दे दिया मैंने, आप तो मेरे को अब बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ एक क्वेश्चन और करने के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ये कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश की मित्रता चिरस्थायी है, तो इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, शेख मुजीबुर रहमान। ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे एक टाइम पे। पर सॉरी, पाकिस्तान के नहीं, ये हमारे बांग्लादेश के थे। तो पाकिस्तान मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूर्वी पाकिस्तान ही है ना बांग्लादेश, इसलिए मेरे टंग पे आ गया वो चीज़। बट और खालिदा जिया, ठीक है। तो अब आपको सोचना है कि कौन हो सकता है ये? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, शेख मुजीबुर रहमान, खालिदा जिया। अब ऐसा मत करना हर बार जवाहरलाल नेहरू हो रहा है तो यहाँ पे भी टिक लगा देते हैं। जी नहीं, इसका शेख मुजीबुर रहमान। और जैसे मैंने बताया बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनका बहुत बड़ा रोल था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। अब वो घड़ी आ गई, ठीक है, जिसका था मुझे इंतज़ार और आप सभी को। आखिरी क्वेश्चन की, कि भारत ना रूस का समर्थक है ना ही अमेरिका का समर्थक है, वह तो केवल भारत समर्थक है। वाह, क्या अच्छी लाइन कही। और ये गुटनिरपेक्ष को बढ़ावा देने की बात है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो चलाया था। और आई थिंक अब मैं उम्मीद करता हूँ गुटनिरपेक्ष आपको समझ आ चुका होगा। और अगर नहीं आया तो यार फिर से कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो भी ला सकता हूँ कि गुटनिरपेक्ष क्या है नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कभी ना कभी इस पर डील कर लेंगे। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, ये किसके कथन हैं, किसकी स्टेटमेंट है?
तो ये है भाई अपने प्यारे नेहरू जी, हर जगह नेहरू जी बाजी मार रहे हैं क्योंकि हमारे विदेश मंत्री है। तो ये सारी बातें विदेश मंत्री ही तो बोलेगा ना। आपकी यहाँ मेरी हिम्मत क्या ही है कि हम ये सब बात बोले, हाँ बोल देंगे इनफॉर्मली, बट ऐसा कुछ आगे बात नहीं जाएगी, कुछ बड़े लेवल पे नहीं होगा। बट ये लोग अगर कुछ भी बोलते तो वो बहुत आगे तक बात जाती है, ठीक है। तो इन्होंने ही कहा था कि ना रूस का समर्थक है ना ही अमेरिका का समर्थक है, भारत तो केवल भारत का समर्थक है। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा बहुत आया होगा, बोरिंग कहीं पे भी नहीं लगा होगा। अगर बोरिंग लग रहा है तो यार कुछ कुछ चीज़ें बोरिंग होती है, लेकिन हमें करनी पड़ती है। हर बार आप सोचोगे आप ही के इंटरेस्ट की चीज़ें हो तो ऐसा नहीं होता है ना। तो बट आप ही का फ़ायदा है। मुश्किल से यार देखो ये आधे घंटे में ही हमने कंप्लीट कर लिया 45 क्वेश्चन, काफ़ी बड़ी बात है यार। क्लैपिंग कर लो अपने लिए भी और मेरे लिए भी। अब मेरे लिए क्लैपिंग कैसे करोगे मुझे पता तो चलेगा नहीं, इसलिए लाइक कर दो। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे मुझे लगेगा उतने ही लोगों ने मेरे लिए क्लैपिंग करी है, मेरा काम को प्रोत्साहित किया है, यानी कि मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया। और मैं इंस्पिरेशन लेके आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की फिर से वीडियो बनाऊँगा और भी अच्छे से समझाऊँगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। और अगर आपको डेट वगैरह लर्न करने में दिक्कत होती है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो एक वीडियो रेकमेंड करता हूँ मेरे चैनल पे। ये वाली वीडियो आप मेरी देख सकते हो, इसमें मैंने जितने भी डेट वेट अगर लर्न करने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो और इजीली लर्न कर सकते हो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट है। अगर वो वाली जानने की कैसे लंबे समय तक चीज़ों को याद रखें तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको उसी वीडियो में मिलूँगा। चलो तब तक के लिए बाय।